हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज तारीख है 17 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी के लिए कैबिनेट ने नोट दिया है फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 100 सिटीज। पीएम ई बस सेवा स्कीम फॉर ऑपरेशन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 100 cities. Prime Minister said it will redefine urban mobility. It will strengthen our urban transport infrastructure. ऑलराइट, एंड ये मोस्टली उन सिटीज में लॉन्च किया जाएगा जहां पर अभी तक अर्बन कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर हिमाचल में काफी सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, काफी लाइफ एंड लाइवलीहुड का लॉस भी हुआ है। तो उसी को लेकर न्यूज है, सीएम ने कुछ रीजन बताए हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मुझे आपको ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा पहले। तो ये काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है एंड आई वाज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग खुद लैंडस्लाइड पे एक आर्टिकल प्रिपेयर करेंगे खुद के मेंस के लिए, बट आई डोंट नो आप में से कितनों ने किया है कितनों ने नहीं। लैंडस्लाइड, देखिए फर्स्ट थिंग ये होता है क्या है, इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ रॉक्स। रॉक्स कह लीजिए या रॉक डेब्रिस कह लीजिए, ये डाउन स्लोप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो बेसिकली हम समझते हैं कि लैंडस्लाइड जो है वो रॉक की मूवमेंट स्लोप से नीचे होना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें तो अराउंड 15% हमारा जियोग्राफिकल जो लैंड मास है, इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। ऑलराइट, देन इसकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि बहुत ही इंटेंस रेनफॉल हो जाना बहुत ही कम टाइम में। ओके, इंटेंस रेनफॉल इन शॉर्ट टाइम। ऑलराइट, इसके अलावा और क्या हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज की वजह से? दूसरा हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर मेल्ट। ऑलराइट, ग्लेशियर मेल्ट, उसके बाद कई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी जिन पे अभी हम बात करेंगे, तो उसी में से एक सबसे बड़ा है पॉपुलेशन फैक्टर। ठीक है, पॉपुलेशन काफी राइज हो रही है इन हिमालयन रीजन्स में, चाहे वो आप उत्तराखंड में देख लीजिए या हिमाचल में देख लीजिए। उस वजह से फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, फिर आप फॉरेस्ट कट डाउन करते हो एंड सो ऑन। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। या तो अब हम इनकी बात करते हैं कॉजेज की। एंड अगर रीजन वाइज हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रोन रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास भी एंड वेस्टर्न घाट्स भी। वेस्टर्न घाट्स भी लैंडस्लाइड प्रोन है काफी। महाराष्ट्र में एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जहां पर आई थिंक एक गांव पूरा ही लैंडस्लाइड की वजह से धंस गया था अंदर। ओके, तो चलिए कॉजेज देखते हैं, पहले जनरल कॉजेज देखेंगे, नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक बट इन जनरल। ठीक है, एक तो होता है स्मॉल स्मॉल अर्थक्वेक। जैसे हिमालयन रीजन, आपको पता है हमारा जो हिमालयन रीजन है वो अभी भी वहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं, तो स्मॉल स्मॉल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक वहां आते रहते हैं जो रॉक्स को अनस्टेबल करते हैं। ऑलराइट, और उस वजह से वो दे बिकम प्रोन टू लैंडस्लाइड। सेकेंड इज हाई रेनफॉल। जब शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, वाटर स्टोन्स और माउंटेन्स के अंदर परकोलेट करता है, तो वो उनको स्मूथी बनाता है एंड वो सब स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अगर उसी तरह से हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करें, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप खुद अपने आप से सोच के लिख सकते हैं, इसमें कोई याद करने वाली चीजें नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग नए रोड्स बनाते हैं, उनको ब्रॉड करते हैं, 2 लेन को 4 लेन करते हैं, अगेन आप माउंटेन को कट करना पड़ता है, राइट। सेकेंड इज माइनिंग। माइनिंग में आप ब्लास्टिंग एंड इस तरह की चीजें करते हैं जिससे अंदर की जो स्टेबिलिटी है रॉक की वो लूज होती है। सेम इज द केस विद डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज का सबसे बड़ा काम है कि सॉइल को होल्ड करके रखता है। जहां आपने पेड़ काट दिया उसके बाद वो सॉइल बहुत ईजी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा पानी गया, बारिश हुई और वो पूरा स्लाइड मार जाता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा रीजन है अनसस्टेनेबल टूरिज्म। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसी को उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी करके। तो ये कुछ बेसिक कॉजेज हैं। अब हम आते हैं इंडिया स्पेसिफिक में। तो सबसे बड़ा रीजन तो कि हमारे हिमालय से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और वो ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, अब इनके मेल्ट होने से क्या होता है कि वाटर फ्लो जो है, जो
रिवर्स में पानी जा रहा है वो ज्यादा बढ़ता है। सिर्फ रिवर्स ही नहीं, इन जनरल ओवर जो भी लैंड सरफेस है वहां पर जो रॉक्स है उनमें वाटर फ्लो ज्यादा जाता है। और ये स्लोप्स क्योंकि स्टीप होते हैं, बहुत ही स्टीप स्लोप्स, तो जैसे जैसे उनके अंदर वाटर इनटेक ज्यादा बढ़ता जाता है उनका स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हमारा टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालयास। आपको पता है कि हमारे हिमालयास आज भी राइज कर रहे हैं क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और इस वजह से हमारे हिमालयास राइज करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, छोटे माइनर अर्थक्वेक 4-5 मैग्नीट्यूड के तो रेगुलरली आते रहते हैं। और आपने देखा था नेपाल में जब आया था इंटेंस ऑलमोस्ट 8 का, ठीक है, जब इस मैग्नीट्यूड के आते हैं तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होता है स्पेशली मोर ड्यू टू माइग्रेंट्स, राइट। तो इन सब की वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपको और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, आपको और ज्यादा रोड्स बनाने पड़ते हैं, होटल्स बनाना पड़ते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन का एक प्रेशर भी एक रीजन है इसके पीछे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आर रिवर। आपको पता है हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर इन यूथफुल स्टेज, दे आर स्टिल यूथफुल स्टेज। और यूथफुल रिवर क्या करती है, डाउन कटिंग करती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो स्टोन्स की स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। अब हम आते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे बेसिक इम्पैक्ट, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, राइट। सेकंड, जब इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। मोबाइल टावर्स जो होते हैं वो लैंडस्लाइड हुआ तो उसके साथ सब डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो आपका एक कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, और ये डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको जो हेल्प पहुंचानी होती है वो भी नहीं पहुंच पाती है। तीसरा, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, चाहे वो हाईवेज हो, रोड्स, ठीक है, या आपके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हो, या फिर आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन हो, ये सब इम्पैक्ट होती हैं उससे। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे रिवर चैनल हैं इनमें ब्लॉकेज क्रिएट होता है। लैंडस्लाइड हो गई तो बहुत सारी डेब्रिस इकट्ठी हो जाती हैं जो रिवर को चोक करती हैं। और इवन सिर्फ चोक ही नहीं करती, ये और जो नीचे रिवर जा रही है डाउन हिल उसमें और ज्यादा डेब्रिस जाती हैं। तो जैसे सपोज कि हिमाचल में कुछ होता है और वो पूरी डेब्रिस फिर आके दिल्ली तक पहुंचती है यमुना के थ्रू, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को भी फिर वो पूरा क्लीन अप करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज कि इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए फिर लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको प्रॉपर करना चाहिए, कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट से पहले या कोई भी डैम बनाने से पहले, ऑलराइट। सेकंड इज कि हमें यूज करना चाहिए एक लैंडस्लाइड माइक्रो जोनिंग प्रोसीजर। अगर आप किसी माउंटेन को कट कर रहे हो तो एक एक पर्टिकुलर माउंटेन, एक एक पर्टिकुलर हिल को आप माइक्रो लेवल पर देखिए कि इससे इसके इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। देन हमें इंक्रीज फंडिंग, यहाँ पे फंडिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको जब ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर का बताऊंगा तो उसमें वो कह भी रहे हैं इस बात को कि देखिए मेंटेनेंस के लिए आपको अराउंड 1.5 लाख पर किलोमीटर दिया जाता है हाईवेज के मेंटेनेंस के लिए। बट ये प्लेन रीजन या नॉर्मल स्टेट्स के लिए ठीक है, बट हिमालयन स्टेट्स के जब हाईवेज की बात आती है तो ये फंड सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो हिमालयन स्टेट्स के लिए थोड़ी फंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, लोकली ट्रेन्ड मैन पावर। देखिए यही बात सीएम ने भी बोली है कि यहाँ पर जो मोस्टली मैशनरी का काम करने आते हैं दे आर बिहारी पीपल, ओके, जो यहाँ की जियोलॉजी को उतना समझते नहीं है कि यहाँ पर घर बना रहे हैं तो उसको किस हिसाब से बनाना है, या जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी नहीं समझते हैं। तो ये बात भी सीएम, क्या नाम है इनका, आई एम फॉरगेटिंग, सॉरी सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। ओके, तो यहाँ पर सीएम ने भी यही बात कही है कि हमें थोड़ी लोकली ट्रेन मैन पावर चाहिए जो यहाँ की जियोलॉजी को समझती हो। ओके, इसके बाद मिटिगेशन एफर्ट में और क्या लगा सकते हैं आप। मिटिगेशन मतलब उसका इम्पैक्ट कम करना, ठीक है। तो पहले तो आप एग्रीकल्चर को थोड़ा लिमिट कीजिए। आप एग्रीकल्चर को और ज्यादा एक्सपैंड करने के चक्कर में फॉरेस्ट क्लियर मत कीजिए, ठीक है। तो उसी से अगला पॉइंट आपका बनता है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना है हमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुन्स, ओके, बुन्स या बंस,
ठीक है, ताकि ये जो सॉइल क्रीपिंग जो अपन बोलते हैं इसको थोड़ा सा रोका जा सके, एंड अल्टीमेटली इज पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, इसी में आप वो भी लिख सकते हैं कि हमें टूरिस्ट का भी जो अराइवल है उसको भी बेटर मैनेज करना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा आपने सुना होगा एक सेंडाई फ्रेमवर्क, वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर ही है। ठीक है, वो है 2015 से लेकर 30 के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग डिजास्टर को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब मैं आ जाता हूँ आपको लेके वापस जो सीएम ने जो कमेंट्स किए हैं उस पर, क्योंकि सब काम की बातें की है उन्होंने। ब्लेमिंग फॉल्टी स्ट्रक्चरल डिजाइन, एक तो स्ट्रक्चरल डिजाइन गलत है यहाँ पर, दूसरा इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन वर्क एंड माइग्रेंट आर्किटेक्ट्स, जो घर बनाने जो मैसनर्स आते हैं दे आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ द लोकल जियोलॉजी कि यहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, एनएचएआई शुड गो फॉर मोर टनलिंग इंस्टेड ऑफ वाइंडिंग द रोड्स। ठीक है, इनका कहना है कि आप जो हाईवे को 2 लेन से 4 लेन बना रहे हो, ये करने से ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप टनल्स ज्यादा बनाएं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी जब यहाँ पे सेटलमेंट शुरू किया था तो उन्होंने टनल्स ज्यादा बनाए थे, प्रॉपर प्लेन रोड्स कम बनाए थे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको सिर्फ हिमाचल या हिमालयन रीजन को ही लेकर आए तो आपको इस तरह के पॉइंट्स अपने आंसर में ऐड करने होंगे। ओके, डिजाइनिंग सही हो, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट डिजाइनिंग। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन ना हो, वेल प्लान्ड हो, और जो एरिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है वहां पर हम अवॉइड करें उस चीज को। और तीसरा, जो माइग्रेंट जो आर्किटेक्ट्स हैं जो बना रहे हैं ये बिल्डिंग्स या घर जो भी, वो थोड़े से लोकली ट्रेंड हो तो ज्यादा बेटर होगा। एनएचएआई को ज्यादा टनलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए रादर देन वाइडनिंग दी रोड। ऑलराइट, देन नियर वर्टिकल कटिंग हैज डिस्टेबलाइज दी स्लोप। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग जब कटिंग की बात करते हैं तो जो माउंटेन्स में कटिंग होती है ना, वो कहा जाता है कि आप 45 डिग्री एंगल पे कीजिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इससे ज्यादा मत कीजिए। लेकिन क्या होता है कि लोगों को जब यहाँ से रोड निकालना होता है तो वो सोचते हैं फिर ये इतनी मेहनत, ये इतना एरिया और खोदने की मेहनत क्यों करें हम, तो वो सीधा सीधा 90 डिग्री ही काट देते हैं माउंटेन को। और जब आप 90 डिग्री काट दोगे, ऑल्दो आप उसको तार से बांध के फेंसिंग करते हो, ये यहाँ से आपका हाईवे जा रहा है, लेकिन जब वो 90 डिग्री पे कटा है ना, तो वो बहुत स्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये कॉन्ट्रैक्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए। तो आपको जो इसका इसकी जो कटिंग करनी है माउंटेन्स की, वो बेटर है अगर आप 45 डिग्री या 60 डिग्री पे करें, 90 डिग्री पे नहीं। राइट, people construct houses without applying scientific method. Drainage system is very poor. Water is going nowhere but in the hills and making them fragile. आपका जब अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है तो जो भी पानी वेस्ट निकल रहा है वो उन्हीं हिल्स में जाता रहता है, और लोग सोचते हैं कि वो तो एब्जॉर्ब हो रहा है जमीन में। वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो उन पत्थरों के बीच में बैठ रहा है। वो कल को उन पत्थरों को वीक करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा एंड स्लाइड कर जाएगा सब कुछ। ऑलराइट, tunnels are only viable and feasible way to tackle the vehicle pressure, but tunnels बनाना रोड बनाने से कहीं ज्यादा कॉस्टली है। NHAI has 68 tunnel projects of which 11 have been completed. Next issue is faulty cutting of rocks. Hills are always cut in slopes at an angle of 45 degree or 60 degree, but not 90 degree. 90 डिग्री पे नहीं काटना चाहिए, वो ज्यादा स्लाइड करेंगे। इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, होम एंटर्स द रिवर, आपने रिवर के फ्लड प्लेन पर भी घर और होटल्स बना रखे हैं, ये एक और रीजन है। हिल स्टेट्स एंड दोस इन द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट मोर फंड। जो मैंने आपको बताया था कि रिपेयर के लिए हाईवेज को 1.5 लाख पर किलोमीटर दिया जाता है, तो ये नॉर्मल स्टेट्स में ठीक है, बट हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ठीक नहीं है। तो इनका कहना है कि क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट हम लोग अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, वी वर्क एज लंग्स ऑफ दिस कंट्री, जैसे अमेजोन इज लंग्स ऑफ वर्ल्ड, वैसे ही हिमालयन रीजन आर लंग्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ओके, यहाँ पे वही वर्टिकल कटिंग की बात है कि आप स्लोप जो माउंटेन कट कर रहे हो 90 डिग्री के क्लोज मत कीजिए, आप उसको लेस देन 60 डिग्री रखिए। नेक्स्ट, कालका शिमला रेल ट्रैक आपको पता होगा, इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है, तो वो आपसे भी पूछ सकता है कल को। ठीक है, 3-4 साइट्स देकर कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनमें से, तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट एटलीस्ट प्रिपेयर करके रखिए।
चलिए नेक्स्ट आते हैं कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि वो एक विश्वकर्मा योजना लेकर आएंगे। ठीक है, विश्वकर्मा योजना, और जैसा कि नाम से क्लियर है ये किसके लिए होगी, ये हमारे क्राफ्ट्समैन के लिए होगी। ठीक है, 13,000 करोड़ स्कीम एम्ड एट बेनिफिटिंग इंडिविजुअल स्किल्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। राइट, 5 साल के लिए वैलिड होगी टिल 27-28। It will strengthen and nurture the family-based practice of traditional skills by artisan and craftspeople. It will improve the quality and reach of products and services. Vishwakarmas will be integrated with the domestic as well as global value chain. देखिए ये तो हमें पता है कि ये लोग अच्छा बनाते हैं, आप कई जगहों पर है जहां से हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं, बट जब तक उनको आप डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट नहीं करोगे तब तक उनको उतनी प्राइस नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि अच्छी प्राइस मिलना भी जरूरी है उनकी मेहनत के लिए। तो ये चीज इंश्योर करेगी ये स्कीम कि हम इनको डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ ऐड कर पाएं। This scheme covers 18 traditional trades and is projected to reach out to 30 lakh artisan families. ये सब बोल बच्चे नहीं, ये सब माइनर बातें याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ ये याद रखनी है कि हम क्राफ्ट्समैन के लिए लाएं और इसमें हमारा गोल है कि हम उनको डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट कर सकें। इसमें आपको एक रिकग्निशन करने के लिए सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं अप टू 1 लाख रुपीज। ऑलराइट, एंड 2 लाख का लोन ले सकते हैं एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। फिर दूसरा इसमें जो गोल होगा, अपग्रेड द स्किल सेट एंड गिव इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। एक स्टिपेंड पे किया जाएगा 500 रुपीज का फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड 1500 फॉर परचेज ऑफ मॉडर्न टूल। एंड रजिस्ट्रेशन जो होगा इनका, इट विल बी डन एट कॉमन सर्विस सेंटर इन विलेजेस। नाउ डिजिटल इंडिया मिशन आपने पढ़ा हुआ है, ये लगभग सब कुछ एनकम्पास करता है, चाहे आप डिजी लॉकर की बात कर लें। ठीक है, जितनी भी डिजिटल चीजें हैं वो सब इसी में आती हैं डिजिटल इंडिया मिशन में। तो अब इसका फेज 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें फोकस किया जाएगा हमारा बूस्ट डिजिटल इनिशिएटिव एंड स्किलिंग। सबसे पहले आपको डिजिटल स्किल्स दी जाएं, दूसरा साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने की स्किल्स आपको दी जाएं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी फॉर मासेस। ठीक है, ये 5 ईयर का है, 2021-22 से 25-26 तक के लिए। एंड 9 न्यू सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड अंडर सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, 9 मोर विल बी एडेड। आई थिंक अभी 18 है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स, 9 मोर विल बी एडेड। डिजी लॉकर जो था वो अब एक्सटेंड किया जाएगा एमएसएमईज को भी। डिजी लॉकर क्या होता है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते रहे, तो अब ये फैसिलिटी एक्सटेंड की जाएगी एमएसएमई को भी, ताकि उस बेसिस पर वो डिजिटल क्रेडिट अवेल कर सकें। इसके अलावा 6.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किल एंड अपस्किल किया जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखिए 65 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में इंडिया के कफ सिरप की वजह से। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान में ये निकल के आ रहा है कि इसके लिए ब्राइब पे की गई थी टू स्किप द मैंडेटरी टेस्टिंग। और आपने कितनी ब्राइब पे की है, 33,000। उससे बेटर होता है कि यही $33,000 आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में लगाते। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका असर किस पे पड़ता है, हमारी सो कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो उस इमेज पे असर पड़ता है। दूसरा सीधा सीधा हमारे इंडिया की डिप्लोमेसी पे असर पड़ता है। राइट, एक इमेज बनती है कि नहीं, यहाँ की दवाइयाँ तो खराब है ही है, बल्कि यहाँ के लोग भी करप्ट हैं जो अपनी दवाइयों की क्वालिटी चेक को अवॉइड करने के लिए आपको ब्राइब भी देते हैं। राइट, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अभी आया है अमेंड होके। ठीक है, इस पे मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा क्योंकि ये ऐसे 2 मिनट में समझाने वाली चीज़ नहीं है, उसको आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ चंद्रयान और रशिया का लूना 25, इसमें कल मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि हम बनना चाहते थे पहले जो साउथ पोल पर पहुंचते, लेकिन हम नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि रशिया हमसे 2 दिन पहले पहुंच जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि उनका जो सोयूज रॉकेट है, दैट रॉकेट इज मोर पावरफुल, वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है हमसे, तो उसको ज्यादा मैन्यूवर नहीं करना पड़ता है अर्थ के आसपास, वो सीधे स्लिंग शॉट मार सकता है मून के ऑर्बिट में। ठीक है, लेकिन हमारा जो रॉकेट था उसमें हमारी फ्यूल कैपेसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी, और दूसरा रीजन था पेलोड। ठीक है, हमारा पेलोड था ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास, उनका पेलोड है हार्डली 1750 के आसपास। ठीक है, तो पेलोड आपका अगर वजन ज्यादा होगा तो आपको फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये 2 रीजन थे। तीसरा, यहाँ पर बहुत अच्छा किया है असम गवर्नमेंट ने कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि
अपने पुलिस ऑफिसर्स को फिट करने के लिए कि आप अपना बीएमआई कंट्रोल में रखें, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 15 डेज का, उसके बाद स्क्रीनिंग शुरू होगी। ठीक है, तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपको बीएमआई के बारे में बताना है। हम इसको मेजर कैसे करते हैं, आपका बॉडी वेट इन केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय योर हाइट, आपकी हाइट, इसका जो रेशियो निकल के आता है उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आपका बीएमआई क्या है, तो आप हेल्दी कैटेगरी में आएंगे या ओवरवेट कहलाएंगे। और ये इसकी रेंज जो होती है, अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 25 के बीच में रहे, दैट मीन्स यूर हेल्दी। ओके, अगर 25 से 30 के बीच में रहता है तो यूर कंसिडर एज ओवरवेट, राइट। एंड अगर 30 के बियॉन्ड चला जाता है, डिफरेंट कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो बेस्ड ऑन 30 से ऊपर या 35 से ऊपर या 40 से भी ऊपर, तो आपको माना जाता है योर ओबेस। राइट, तो ये आपको याद रहेगा बीएमआई के बारे में। अगर आपका ये है, आप अपने वेट और हाइट को मेंशन करें, अगर आपका रेशियो 25 से नीचे आता है दैट मीन्स योर हेल्दी। बट अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएमआई से आप डिसाइड कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि देखिए सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स, ऑलराइट, उसके बाद आपकी बोन मास, ये भी सबका अलग अलग होता है, लेवल ऑफ फैट, गुड फैट, बैड फैट। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ बीएमआई को आप एक इंडिकेटर के तौर पे यूज तो कीजिए, लेकिन सिर्फ बीएमआई अकेले पे रिलाय मत कीजिए, ये जो बाकी के फैक्टर्स है ना, ये भी आप देखिए किसी की हेल्थ को जज करने के लिए। ठीक है, आज के आर्टिकल में ऐसा मुझे कोई काम का नहीं लगा जिसमें मुझे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, जहाँ पे सिर्फ कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन वो ग्लोबल लेवल का फिनोमिना है। ठीक है, वहाँ पे भी उनके फेड बैंक ने जब रेट्स बढ़ाए हैं तो उनके यहाँ पे कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है, तो हमारे यहाँ से जाने वाला एक्सपोर्ट जो वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कमी आई है, तो हमारे इंपोर्ट भी कम हुए हैं क्योंकि हमने भी फिर दूसरों से चीज़ें लेना कम कर दिए। उसके बाद काफ़ी सारा जो फ्यूल है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्रूड लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, right? तो इसकी प्राइसेस भी थोड़े अभी डाउन चल रहे हैं, इस चक्कर में भी आपका जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि फ्यूल का अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के टर्म में हमारा एक्सपोर्ट नहीं घटा है, सिर्फ वैल्यू के टर्म में घटा है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस थोड़े से कम चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ऑलराइट, तो हमें अपने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए अपने कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, सूरत इज एन एग्जाम्पल, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड अदर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट अभी भी हमारे अच्छे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। और अभी तो हम लोग मोबाइल वगैरह बनाने में काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लिया है इंडिया ने, सेमीकंडक्टर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल हब हम लोग पहले से ही हैं। ठीक है, ऑल दिस आर्टिकल आर नॉट वर्थ ऑफ योर एग्जामिनेशन। दिस इज वन पॉइंट कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो नॉन सिटीजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सारा ये सब कुछ आया हुआ है आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को लेकर, और इस पे मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में लेक्चर बनाया है, जहाँ पर मैंने आपको ये सभी कमिटीज की भी बात की है, लाकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगाराजन। ओके, तो आप उस वीडियो को देख लें अच्छे से, मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया है वहाँ पर दोनों फैमिली सर्वे में, जो एक हुआ था 15-16 में, एक हुआ है 19-21 में। ठीक है, और इसमें अभी सबसे ज्यादा पुअर हमें कहाँ पे मिलते हैं, बिहार में, दैट इज 33.76 करोड़। लेकिन पिछले फैमिली हेल्थ सर्वे और अब के फैमिली हेल्थ सर्वे में सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किसने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश ने किया है, राइट। सबसे ज्यादा पुअर इसके यहाँ पर कम हुए हैं। ठीक है, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हमने की थी अपने उस वीडियो में भी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये लेके आता है यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड ग्लोबल लेवल पे। फिर इसी को बेस मानकर हमने अपना इंडिया में भी, नीति आयोग ने भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। ये लोग देखते हैं 10 फैक्टर्स को, नीति आयोग ने देखा 12 फैक्टर्स को, उसमें दो चीज और ऐड की, एक मैटरनल हेल्थ केयर और दूसरा बैंक अकाउंट। ओके, इस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि मल्टी डायमेंशनली पुअर कितने लोग हैं और कितने नहीं। दूसरा हमने कहा था कि अगर आप 1/3 इंडिकेटर में पुअर हैं, वीक हैं, तो आप पुअर कहलाते हैं, और अगर आप 1/5 यानी सॉरी 1/2 हाफ, 10 में से अगर आप 5 इंडिकेटर्स पे वीक हैं तो आप एक्सट्रीमली पुअर कहलाते हो। और ये बातें हम उस वीडियो में कर चुके थे, यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम है, वो रशिया लगा हुआ है उनके पोर्ट पे अटैक करने के, उनके जो स्टोरेज है ग्रेन्स का उस पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे आप कुछ पोर्ट्स के नाम है जो आप देख सकते हैं, पोर्ट ऑफ इस्माइल, पोर्ट ऑफ रेनिंग, या पोर्ट ऑफ सोलिना।
एंड डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर जो है वो कहाँ पर वो करती है, फॉल कहाँ करती है, तो वो करती है हमारी ब्लैक सी में। ओके, तो इसी से रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जैक्टली कौन कौन सी रिवर कहाँ होती है, क्योंकि इस बार जैसे यूक्रेन पे क्वेश्चन आया है, तो कल को ये क्वेश्चन आपका उस पर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके रिवर्स पे भी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम के लिए याद रखें। देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं अपना ब्लैक सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है क्रिमिया के बीच में है सी ऑफ अजोव, और इधर है आपका कैस्पियन सी। तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट रिवर है वोल्गा, ये जाती है कैस्पियन सी में। ये याद रखिएगा, वोल्गा ड्रेन्स इन कैस्पियन सी। ओके, एंड सी ऑफ अजोव में एक ही रिवर ड्रेन करती है सिर्फ, जिसका नाम है डॉन। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारी बड़ी रिवर है एक, अब ये जो सबसे बड़ी रिवर्स जो आती हैं, डैन्यूब, जिसपे जिसको लेके आर्टिकल है, डैन्यूब, उसके बाद नास्टर, ठीक है, एक और रिवर है नाइपर। और ये से तीनों ड्रेन करती हैं ब्लैक सी में। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछी जाएगी आज नहीं तो कल। ऑलराइट, नाइपर, मिस्टर एंड डैन्यूब, ये तीनों ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं। डॉन सी ऑफ अजोव में ड्रेन करती है, और वोल्गा ये रिवर ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। ठीक है, एंड दिस डैन्यूब, डैन्यूब इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चाइना ने कुछ एयर स्ट्रिप बनाई हुई है, तो देखिए यहाँ पर एक आइलैंड का नाम मेंशन है, ट्रिटॉन। इट इज वन ऑफ द मेजर आइलैंड इन पैरासिल ग्रुप। ओके, बस वही काम का है आपका उस आइलैंड का नाम। और दूसरा आगे चलते हैं, यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर ही न्यूज़ है कि जो इसको एक्सटेंड किया गया है 25-26 तक। ठीक है, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको पता है कि किसकी जिम्मेदारी है हमारे यहाँ पर, तो वो सर्टिन की जिम्मेदारी है। ऑलराइट, इसके अलावा इट विल यूज टू फंड 1200 स्टार्टअप्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। ये प्रधानमंत्री ने अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन भी बोला था कि जो टीयर 2 और टीयर 3 पर जो यूथ है वो भी अब पीछे नहीं है स्टार्टअप्स में, तो हमें उधर भी फोकस करना है। तीसरा, आपने ये एक्सपेंड किया है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज। ऑलराइट, दूसरा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में हम लोग 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स ऐड करेंगे, अभी हमारे पास 18 ऑलरेडी है। ठीक है, बाकी बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है और काम का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।